हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। उसके बाद एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा इस पर MCQ के रूप में। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए आजकल एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुकें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। ठीक, और चीज़ों के अच्छी तरीके से समझेंगे भी। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। यहाँ पे कुछ इनका इकाई दे रखा है। ठीक है, पहले इसमें दिया हुआ था किताब को कैसे इस्तेमाल करना है। फिर आपकी इसमें 4 इकाई में बांटा गया। पहला इकाई है विविधता, जिसमें 2 चैप्टर दिया हुआ, विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव। दूसरा इकाई दिया हुआ सरकार, जिसमें है सरकार क्या है और फिर सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या है। फिर तीसरा इकाई आपका दे रखा है स्थानीय सरकार और प्रशासन। इसमें भी 3 चैप्टर है। पंचायती राज देखेंगे, गांव का प्रशासन देखेंगे, नगर प्रशासन देखेंगे। फिर आपका आजीविका 4th यूनिट है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, फिर शहरी क्षेत्र में आजीविका। ये सारी चीज़ें हम लोग इस बुक में जानकारी पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहला चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर आप देखे ही, पहला चैप्टर क्या था? विविधता की समझ। ठीक है, विविधता का अर्थ होता है कि किसी भी यानी कि देश, स्थान, रहन सहन, यानी कि इसमें दिया हुआ देखिए, चलो हम लोग देखते हैं, धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार इत्यादि में भिन्नता को होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है? विविधता। बोल रहे हैं कि चलो हम लोग शुरू से रीडिंग करते बोले, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। अगर आप अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं तो आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। यानी कि अगर आप अपने कक्षा में बैठे हुए देखते हैं तो सभी लोगों में या गुणों में या फिर स्वभाव में आपको कुछ न कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार इत्यादि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन में कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। और ये भिन्नता बोल रहा है कि हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध भी बनाते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधता वाले देश कैसे बना? क्या सभी इस तरह की विविधता ही की भाग होती? चलिए कुछ इस उत्तर का पाने का, यानी कि इस पाठ में हम लोग जो है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 3 चित्र देख रहे होंगे और एक चित्र आपको बनाने के लिए जगह दे रखा है। ये 3 चित्र हैं। इसमें एक चित्र ये हो गया, एक चित्र ये हो गया, और आपका एक चित्र ये, एक चित्र ये, एक चित्र ये, एक चित्र ये के लिए आप खाली जगह दिए। देखो 3 चित्र में कुछ न कुछ भिन्नता है, कुछ न कहीं बहुत भिन्नता है। इनका चोटी है, चोटी यानी कि इसमें जो है कपड़े का कलर अलग है। ठीक है, इनका अलग है, इनका अलग है, यानी कि सभी चीज़ में कुछ न कुछ तीनों चित्र में आप अलग देख रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अगर आप भी कोई चित्र बनाते हैं तो इन तीनों चित्रों में से आप भी कुछ न कुछ अलग चित्र बनाएंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग बोल रहा, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का तरीका अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारिता में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान इत्यादि में भी भिन्नता है। आगे एक डायग्राम दे रखा है, बोल रहा अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय पहनना पसंद करता हूँ। तो बाहर जाते समय पहनना क्या पसंद करते हो? बहुत कोई जीन्स पहनना पसंद करते होंगे, जीन्स शर्ट। ठीक, कोई फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद करते होंगे, लड़की लोग हैं तो कोई कुर्ती पहनना पसंद करते होंगे। सभी लोग अलग अलग तरीके के कपड़ा पहनना पसंद करते होंगे। मैं घर में बात करता हूँ, कोई लोग जो है अपने घर में
दादा से बात करते होंगे, कोई भाई बहन से मजाक करते होंगे, भाई बहन के साथ खेलते होंगे, ठीक है, कोई पापा से बात करते होंगे, कोई फ़ोन पे भी बात करते होंगे। मेरा पसंदीदा खेल, किसी का खेल हॉकी होगा, किसी का क्रिकेट होगा, यानी कि सभी चीज़ों में अलग भिन्नता देखने को मिल सकता है। मुझे किताबें पढ़ना, किसी को इतिहास पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को सामाजिक विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को मैथ बनाना, साइंस बनाना अच्छा लगता होगा, यानी कि सभी को अलग अलग, ज़रूरी नहीं कि ये चारों बातें दिया हो। सभी व्यक्ति में जो है, अगर आप अपनी कक्षा में देखेंगे तो कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जिनमें चारों गुण एक जैसा हो सकता है कुछ चीज़ें, जैसे घर में बात करना सबको दादा दादी से पसंद होगा तो वो चीज़ें आपको मिल सकता है, या कुछ चीज़ें जो है आपको एक जैसे मिल सकते हैं, लेकिन सभी गुण आपको एक जैसे नहीं मिल सकते। इसी के बारे में इसमें बात किया गया है। नीचे इसमें देखते हैं, बोल रहा अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। अगर आप अपने अध्यापिका ये पूछता और अपने क्लास में ये सब बातें होता, क्या सबका जवाब एक जैसा है, यह आप अपने अध्यापिका से पता लगा सकते हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती? बोल रहा है शायद नहीं हो, यानी कि चारों में चारों नहीं मिल सकता, हालांकि हो मिल भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। हालांकि ऐसा होगा, कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। बोल रहा है कि कुछ साथी जो है आपके जवाब से कुछ ना कुछ बातें मिलता होगा, जैसे कपड़े पहनना, नॉर्मल सभी कोई आजकल जीन्स शर्ट पहनते हैं। कितने साथियों को आपके जैसा किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थियों कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? यानी कि जो बच्चे आपसे कक्षा में भिन्न है, क्या आप उनसे दोस्ती कर पाएंगे? नीचे दी गई किताब पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इससे एक मजाक, यहाँ पे एक कहानी के बारे में जिक्र करेगा आगे। बोल रहा मैंने ऐसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहों की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। चलो एक बार चित्र को देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं इस बुक में, ये व्यक्ति हैं और एक बच्चा है। देखो यहाँ पे एक बच्चे हैं जो कि इनके हाथ में क्या है, पेपर है और ये बेच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियाँ को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़े जो थे ये बाहर के थे, अंग्रेज थे। उनसे पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। और आदमी ने पैसा दिया, इस व्यक्ति ने पैसे दिए और कहा, हाँ मुझे अखबार आता। तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप तो लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब आपको हिंदी भी पढ़ भी सकते हैं। उस बच्चे ने बोला कि आप तो बड़े अंग्रेज दिखते हो, ठीक है, लेकिन आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो इस व्यक्ति का जवाब था, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़े। और ये बच्चे जो हैं इनको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसी के बारे में आगे क्वेश्चन ये करेंगे। सब्जेक्ट, उस बच्चे ने उनसे पूछा, सब्जेक्ट उनसे पूछा क्या होता। अब तो जब कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, वो व्यक्ति ने वह कुछ होता है कह के मैंने वही बोल ही रहा था। तो जब मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी होगी, यानी कि वो समझाना चाह रहा था, तब तक जो चौराहे पे खड़े थे वहाँ पे बत्ती हरी हुई और बत्ती हरी हो जाने के बाद फिर व्यक्तियों को निकलना पड़ता है। और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी को अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, यानी कि अखबार को देते हुए उन्होंने कहा कि लीजिए आप अपना अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? और बच्चे ने फिर से पूछा, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ का उसका प्रयोग कर रहा है।
और वो व्यक्ति ने उसका जवाब दिया, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गई हो? उसके बाद बत्ती लाल था तो वो व्यक्ति ने भी पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? बच्चे का जवाब था, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी कि साइकिल जो डंटे रहता वहाँ तक नापते। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इतने बड़ा था तब से ही मैंने क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब तुम्हारी माँ, और उस व्यक्ति ने पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ, यानी कि वो बोला वो मेरठ में और उसके साथ जो बातें बोला वो नहीं सुन पाया, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। और उस बच्चे से प्रत्येक दिन दोनों में एक दूसरे से मिलते थे, तो नेक्स्ट दिन बच्चे बोलते मेरा नाम समीर है, और उस व्यक्ति से भी वो शर्माते हुए नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। आपका नाम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी, यानी कि उस व्यक्ति को लगा यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। और उस व्यक्ति का नाम भी, यानी कि बच्चे का नाम और साइकिल से जो प्रत्येक दिन उस रास्ते से आवागमन करते थे उनके भी नाम क्या थे, समीर। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। और उन्होंने उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बताया कि समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, या और फिर पवन पुत्र कौन है? पवन पुत्र हनुमान है। तो अब से आप समीर एक और समीर मैं दो, यानी कि उस व्यक्ति ने बात कर लिया कि अब से आप क्या हो गया, समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैं जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो, यानी कि उस व्यक्ति ने बोला समीर मैं हो एक और तुम क्या हो गया, समीर दो। और उन्होंने फिर हाथ मिलाया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गई। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई, यानी कि व्यक्ति में एक होता है कि जब सामने देखता तो अपने आप जो मुस्कान आ जाता है, तो अगले दिन देखा उस बच्चे में वो एक चिर परिचित वाला जो मुस्कुराहट था वो नहीं था, यानी कि मेरठ में कुछ बड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, यानी कि मेरठ जहाँ उनकी माँ रहती थी वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हो गया था। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और जैसे वो शुरू किया वो बच्चे बोल पड़ा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरी समीर दो आखिर कहाँ गया। उसके बाद ना वह बच्चे मिले। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वही समीर दो को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी, यानी कि समीर एक जो थे वो दूसरी जगह के रहने वाले थे, समीर दो मेरठ के रहने वाले थे। दोनों का धर्म भी अलग था, एक हिंदू था दूसरा मुस्लिम। जहाँ समीर एक हिंदू थे, यानी कि जो साइकिल से आदमी जाते थे वो हिंदू थे, वही समीर जो बच्चा था वो मुसलमान था। फिर भी दोनों में क्या हुआ, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा इत्यादि की
ये भिन्नता विविधता के पहलू, यानी कि इत्यादि जो है ये जो विभिन्नता देखने को मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, विविधता। और उन दोनों में जो दोस्ती हुआ उसको फिर क्या कहते हैं, एकता, यानी विविधता में एकता। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से कई मामलों में बोल रहे हैं कि एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। यानी कि समीर एक ने स्कूल में क्या किए थे, पढ़ाई किए थे, और समीर दो स्कूल में जो थे अखबार बेचा करते थे वो बच्चे। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। यानी कि विविधता जो है वो रंग रूप के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है तो वो विविधता का स्वरूप नहीं है, तो किसका स्वरूप है, गैर बराबरी का स्वरूप है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका कथन कारण में पूछा जा सकता है कि विविधता का एकता, गरीबी अमीरी इस प्रकार का दे करके। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। लोगों के बीच और मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। गरीब और अमीर जो है विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप क्या हो गया, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर। आगे चलिए देखते हैं। जाति व्यवस्था असमानता के एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। ये पहले की बात है। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। यानी कि पहले कुम्हार के घर में अगर कोई पैदा हो गए तो कुम्हार से, और उनको लगता था कि हम यही काम कर सकते हैं, ठीक है, मिट्टी से संबंधित। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, और कोई व्यक्ति जो है अपना जाति से जुड़ा पेशा भी नहीं, वो मिट्टी से घड़े बनाते थे, कप बनाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें बना करके। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे भी गैर बराबरी पैदा हुई। यानी कि जातिगत व्यवस्था जो लाया गया उससे भी क्या ज़्यादातर बराबरी पैदा हुआ, गैर बराबरी। क्योंकि जो बड़े कैटेगरी के व्यापारी लोग के बच्चे हुआ करते थे वो व्यापारी से ही संबंधित हमेशा काम करना पसंद करते थे। उनको लगता था यही मेरा काम है। बाकी नाई हो गया तो उनको लगता था कि नाई से संबंधित, बाल से संबंधित ही उनकी काम है। नेक्स्ट है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। बोल रहा है जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ा बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों की, रानियों, साहसिक घटनाओं और भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना की प्रेरणा से लेते हैं। इसमें चित्र दिखाया गया कि क्या किसी को चित्रकला करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी। कुछ लोग अन्य ने राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की
जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रहकर वैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। यानी कि एक प्रकार की तरह रहेंगे तो उनका सोच भी कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। आगे है भारत में विविधता। बोल रहा भारत जो है वो कैसा देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ सभी लोगों में आपको अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण देखने को मिलेंगे। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। यहाँ पे कुछ आपका एक जो है दे रखा है चार्ट, इसमें बोल रहे हैं कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यानी कि एक इसमें दे रखा प्रार्थना, कोई भक्ति गाना गाता है तो कोई हाथ जोड़ के प्रे करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 2 काम आप 2 जगह पे आपको अलग से भरना है। एक वो दे रखा शादी करना, अदालत के रजिस्टर दस्तखत करना, शादी हो गया, या फिर जो है एक प्रकार की शादी जो वो वरमाला के द्वारा किया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, वो हो गया। फिर विभिन्न प्रकार के कपड़ा पहनना, मणिपुर में औरत का पनेक पहना जाता है। आपका उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तरफ में साड़ी वगैरह पहना जाता है। अभिवादन करना, झारखंड में एक दूसरे को, आदिवासियों को अभिवादन करना क्या कहलाता है, जोहार कहलाता है। यानी कि इसमें 2 अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे लोग देखते हैं, हम विविधता को कैसे समझें। बोल रहा करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाता था। जब जिसमें हवाई जहाज वगैरह नहीं हुआ करता था, रेल नहीं हुआ करता था, बस नहीं हुआ करता था, कार नहीं हुआ करता था, उसमें बात करते थे। उसमें भी लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे समुद्र के रास्ते, या फिर ऊँट या फिर घोड़े के पैदल मार्ग के द्वारा भी करते थे। अक्सर यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तब वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनका रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म इत्यादि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। बोल रहे हैं कि लोग भूखे या फिर व्यापारी की वजह से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और फिर दोनों जगह का जो है गुण, दोनों एक दूसरे से लोग मिलते थे, वहाँ रहते थे, तो फिर दोनों का गुण मिश्रण हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह हम विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता में संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एक समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों में इनके बारे में, इसके बारे में 2 बातों पे कहा गया कि एक जो है समुद्र के पास अगर कोई व्यक्ति रहते हैं और एक पहाड़ के इलाके में रहते हैं तो दोनों का रहन सहन में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार कोई गांव में रहते हैं और कोई बाज़ार में रहते हैं, दोनों का रहन सहन में बदलाव आता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
एक तरफ आपका लद्दाख और दूसरी की बातें करेंगे, दूसरी तरफ केरल के बारे में उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग पहले देखते हैं लद्दाख के बारे में। ये आपका लद्दाख का चित्र दिया हुआ जो कि पहाड़ी इलाके में है, ऊंचे पहाड़ वाले रेगिस्तानी इलाके हुआ करते हैं लद्दाख। और लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाके। यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी कि यहाँ के हर लाइन में क्वेश्चन इसी जगह पे, इस पूरा चैप्टर में जो है आपका यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकते, उधर कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के किस हिस्से में है? पूर्वी हिस्से में है। और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। लद्दाख में खेती का संभव क्या होता है? बहुत कम खेती होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। बोल रहा कि लद्दाख के लोग जो है खास किस्म के भेड़ पालते हैं जिससे क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, नहीं कि लद्दाख में जो है रेगिस्तान होने के मतलब ये नहीं हो कि यहाँ पे व्यापारी नहीं आए थे। यहाँ पे व्यापारी आए थे और व्यापारी आकर्षित हुए थे। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिला अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया इत्यादि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख के रास्ते ही जो है बौद्ध धर्म कहाँ पे पहुंचे थे? तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटी तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटी तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाखों में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा पूछा जा सकता है। उसके साथ स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग रहते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। ये हो गया आपकी लद्दाख के बारे में जानकारी। अब हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। बोल रहे हैं केरल जो है वो कहाँ पे है? लद्दाख आपका पहाड़ी इलाके में था, केरल कहाँ पे? समुद्र। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। केरल जो है काली मिर्च, लौंग इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले केरल कौन से व्यापारी आए थे? अरबी एवं यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत सर थॉमस, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और भारत में ईसाई धर्म का श्रेय लाने को किसको दिया जाता है? सर थॉमस को ही दिया जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमानों समुदाय की बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगाली ने यूरोप में भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि चीन के व्यापारी भी क्या क्या केरल
आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जालें इस्तेमाल किया जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोगों जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। बोल रहा है केरल का जो ज़मीन है वो चावल के लिए और जो है बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब इनमें समझाने की प्रयास करेंगे। जहाँ केरल में जो है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास भी एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केरल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। बोल रहा है कि अपने साथ जो है आपकी वेशभूषा, चाल चलन और संस्कृति सभ्यता भी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह के अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, आगे बातें कर रहा है विविधता में एकता, यानी कि बहुत सारे विविधता के बावजूद भी भारत में क्या देखने को मिलता है, एकता देखने को मिलता है। बोल रहा भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत या स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। एक आपका ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड पर एक जो है आपका संगीत लिखा हुआ है या फिर नाट्य लिखा हुआ भारतीय जनसंघ नाट्य इप्टा के माध्यम से। थोड़ा सा जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में भी दिया हुआ है, देखते हैं। सारे लोग जो थे, जलियांवाला बाग जो था मैदान था जो अमृतसर में हुआ पढ़ते हैं पंजाब के में, सभी लोग बैठ करके शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उनमें से भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत की जो एकता वो कोई बाहर से थोपा हुआ चीज़
नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का हमें विचार दिया था। एक नारा भी पूछा जाता है कि अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था, तो अनेकता में एकता का नारा, या फिर पूछा जाएगा अनेकता में एकता का कथन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। चलिए थोड़ा सा आपका ये संगीत देख लेते हैं, बाकी आपका जो है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हैं। जो संगीत लिखा हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहा है, दिन खून हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयादों ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, खूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। आगे फिर लिखते हैं, हिंदू हो मुस्लिम की होती आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। ये भारतीय जन संघ नाट्य में भी ये चीज़ें दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।